देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने इस पर बहुत साफ उन्होंने कहा है कि जो रुकनीयत है वो उनकी बरकरार की जाए। अब वहां पर आकाश सक्सेना एक पुलिस द्वारा खड़ा किया हुआ आदमी, तो पुलिस का मुखबिर है, पुलिस का फेस है वो, उसको एमएलए बना दिया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे जितने भी कैडर थे समाजवादी आंदोलन के, जिन्हें आजम खान साहब ने खड़ा किया था, उनकी घर बर्बाद हो गया। बीजेपी आरएसएस ने गैंगस्टर, जिला बदर, इतना जुल्म तो कहीं देखने को मिला नहीं। कांग्रेस तो देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में और हाशिए पे चेंज हो जाएगा, लेकिन वो हाशिए पर है, वो कहीं नहीं है कांग्रेस को। नहीं, मुस्लिम वोट काफी गया है, नहीं, नाराजगी थी तो वोट्स नहीं। आप कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे तो ये जो आर आजम पार खान की के लिए, तो इससे पहले आर पार की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? अब तो बरी हो गए हैं वो। नहीं, आर पार की लड़ाई तो आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समाजवादी पार्टी के कौमी तर्जुमान अमीर जामई साहब। सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं और आज भी हैं, सियासत में काफ़ी बड़ा नाम हो गया है और अक्सर जो मिल्लत के मसाइल हैं उस पर बेबाकी से बोलते भी हैं, आप सब देखते हैं। अभी मोहम्मद आजम खान जो कि साबिक काबीनी वज़ीर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के बानी लीडर हम उनको कह सकते हैं, और मुलायम सिंह के जाने के बाद उनकी अहमियत पार्टी में और बढ़ गई है, उनकी ज़रूरत बढ़ गई है। उनकी मेंबरशिप चली गई थी क्योंकि उनको सज़ा हो गई थी एक बयान के सिलसिले में, कि उन्होंने एक बयान दे दिया है जिसको भड़काऊ बयान कहा जाता है। लेकिन अब एक और फैसला आया है एमपी एमएलए कोर्ट का कि उसमें उन्हें बरी कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा है कि वो बरी तो कर दिए गए हैं, लेकिन जो उनसे उनकी रुकनीयत छीन ली गई है उसका क्या होगा? एक बड़ा मसला पैदा हो गया है। जो कानूनी माहिरीन है वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को इसमें चाहिए कि मुदाखलत करे। अभी एक और खबर आई है कि इस पूरे मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी आर पार की लड़ाई के मूड में है। वो आजम खान के साथ आ गई है। कल डीएम के साथ एक मीटिंग की है, 27 रुकनी वफ्द मिलने गया था। बहरहाल पूरे मामले को जानेंगे, बात बहुत है। अमीर जामई साहब, सबसे पहले तो ये कि जो आजम खान को बरी किया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपको आदाब, नाज़रीन को बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को वक्त दिया बात करने के लिए। देखिए, माननीय आजम खान साहब का जो पूरा मामला है वो भारत में लालू जी जैसा मामला है जी। उनकी जो हैसियत है, जो समाजवादी जो राष्ट्रीय फलक पर बहुत अजीम नेता हुए, आजम खान साहब उसमें से हैं। और आजम खान साहब की राष्ट्रीय नेता की हैसियत, बिल्कुल। एक जो ये नया दौर शुरू हुआ है 16 मई 2014 के बाद, उसमें ये है कि जो एससी है, ओबीसी हैं और जो मुसलमानों की जो नेशनल लीडरशिप, कैसे उसको सिलसिलेवार तरीके से उसको ख़त्म करने का काम किया जाए। दूसरा ये कि आजम खान साहब ने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती कर ली। अगर वो बिल्डर हो जाते, अगर वो 10,000 करोड़ के मालिक हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आजम खान साहब ने शख्सियत के रास्ते पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के भारत के नेताओं में से रहे, उनके नाम पे उन्होंने एक ऐसे विश्वविद्यालय की फाउंडेशन करी। मैं खुद देख कर आया हूँ, वहां पे कई बार गया हूँ, कि आजम खान साहब के घर में नए सोफे तक नहीं है। आप जाएंगे तो आपको लगेगा कोई मिडिल क्लास की आपकी फैमिली में आप जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो गरीब कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, रिक्शे वाले के बच्चे, ठेले वाले के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, वर्किंग क्लास के बच्चे, उनके कैसे वो एक हाई लेवल की जो पढ़ाई है वो रामपुर में ही स्कूल में पढ़ने, यूनिवर्सिटी में पढ़ने आजम खान साहब ने उसका इंतजाम किया, जो कि आरएसएस बीजेपी को सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है। आपको एजुकेशन में क्यों आगे जा रहे हैं? ये मुसलमान तालीम का इंतजाम कैसे कर ले रहा है? ये तो 500 साल का इंतजाम हो गया ना। एमयू कब बना? आज हम लोग जामे मिलिया वाले, हम लोग एमयू वाले, यहाँ तो एमयू को भी खत्म करने की बात है, ये तो नया बना दिया जी। तो नहीं, उस पर तो हमेशा साजिश रही एमयू के साथ, पिछली हुकूमतों की भी बहुत बड़ा उसमें रोल रहा। बट आजम खान साहब के मामले में बिलखुसूस ये है कि आजम खान साहब का एक बहुत बड़ा झगड़ा है जो लालू जी की तरह का झगड़ा है। लालू जी ने बिहार में सामंतवादी ताकतों से 1-to-1 किया। बिल्कुल। उन्होंने राजे रजवाड़ों को जमीन में लाके दफना दिया। वही काम आजम खान साहब ने किया कि जब माननीय नेताजी
बैकवर्ड क्लास के लोगों को, कमजोरों को खड़ा कर रहे थे। तो उस वक्त सियासत में सिवाय रजवाड़ों के, नवाबीन के, किसी की कोई हैसियत तो थी नहीं। तो एक नया सबाल्टर्न का दौर माननीय आजम खान साहब ने शुरू किया और रामपुर में राजशाही का पतन हुआ और एक आम इंसान के मुंह में उन्होंने जबान देने का काम करी। तो बहुत दुख तकलीफ थी नवाबीन के परिवार में और उन्होंने बीजेपी से समझौता करके आजम खान साहब को खत्म करने का काम। हम लोगों ने कई बार कहा, माननीय अखिलेश यादव जी जब वो जेल गए सीतापुर, उसी वक्त वो सीतापुर जेल पहुंचे। उसके बाद क्योंकि केस मामला अदालत में जा चुका था तो जाहिर सी बात है कि अदालत में लड़ाई अब होती। अदालत में लड़ाई लड़ी गई और कई स्टेज पर लड़ाई लड़ी गई। 2-3 बार तो रैलियां हुई, रामपुर को घेरा गया, अखिलेश जी खुद रैली में गए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे जितने भी कैडर थे समाजवादी आंदोलन के, जिन्हें आजम खान साहब ने खड़ा किया था, उनकी घर बर्बाद हो गए बीजेपी आरएसएस ने। गैंगस्टर, जिला बदर, इतना जुल्म तो कहीं देखने को मिला। वजह सिर्फ ये है कि अगर आजम खान साहब बीजेपी आरएसएस के सामने शेरवानी पहन के सरेंडर कर देते, डॉक्टर मोहन भागवत से वो भी मिलाते, जैसे और मिली कायदीन मिल आए, तो उनका मामला सेटल हो गया था। और ये ऑफर भी उनको मिला कि आप जो है आप समझौता कर लीजिए। लेकिन उन्होंने जो समाजवादी वसूल थे, जो इस मुल्क में आईन का जो पूरा एक वसूल था, वो आप जानते हैं वो कितने सख्त वसूलों पे चलने वाले इंसान हैं, उन्होंने टूटना कबूल किया कि हम लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। इसीलिए अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे उनके केसेस में जो गवाह थे सारी बात सामने आई कि कैसे जो मुरादाबाद का कमिश्नर है, केंद्र सरकार ने उसको क्या एक्सटेंशन दिया, वो उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है आंजनेय कुमार का, और उसको रखा ही इसलिए गया है कि आप आजम खान साहब की खिदमत करिए। और सारे मामलों में उनको फंसाने का काम धीरे धीरे, जैसे अभी निकाय का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर ताकत दोबारा बढ़ी पूरे यूपी में। सीटें हमारी कम आई हैं लेकिन वोट शेयर हमारा बहुत बड़ा है। तो लोगों में हिम्मत आई। कांग्रेस में भी चला गया बहुत ज्यादा। नहीं, कांग्रेस तो देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में और हाशिए पे चेंज हो जाएगा, लेकिन वो हाशिए पर है, वो कहीं नहीं है कांग्रेस में। नहीं, मुस्लिम वोट काफी गया है। नहीं, नाराजगी थी। मुस्लिम वोट वो होता क्या है कि जैसे हम बहुत सारे, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, तो उन्हें हमें लड़ाना होता है। निकाय में किसी को टिकट नहीं मिला, वो नाराजगियां जायज हैं। तो वोट नहीं, आप कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे तो ये जो आर आजम पार खान की के लिए, तो इससे पहले आर पार की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? अब तो बरी हो गए हैं वो। नहीं, आर पार की लड़ाई तो हर स्टेज पर, आपको मालूम है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस लगे, कपिल सिब्बल साहब, आप कभी जाती तौर पे उनसे बात करिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमने आजम खान साहब के कहने पे सिर्फ उनको इसलिए राज्यसभा भेजा क्योंकि उन्होंने पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब के लिए झुकी। और आप जानते हैं कि अखिलेश यादव जी और कपिल सिब्बल साहब में कितनी पर्सनल दोस्तियां हैं, नजदीकियां हैं। वो इसीलिए था कि पूरी जो लीगल लड़ाई है माननीय अखिलेश यादव जी की, मॉनिटरिंग दिया गया था कि आजम खान को जो है अकेला छोड़ दिया अखिलेश यादव ने। मैसेज ये दिया जा रहा था। देखिए सवाल ये है कि कांग्रेस में जितने एफआईआर हैं वो कांग्रेस के एफआईआर हैं आजम खान साहब के खिलाफ, और बहन मायावती जी भी उनके बाद लोकसभा चुनाव के बाद उनके खिलाफ गई। तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अखिलेश जी के खिलाफ एक बहुत माहौल खड़ा किया गया कि साहब आजम खान साहब की अब कुछ चली नहीं। लेकिन सभी जानते हैं कि माननीय नेताजी के बाद अखिलेश यादव जी, वालिद का जो दर्जा अगर किसी का है तो आजम खान साहब का है। आज भी मैं पार्टी का तर्जुमान हूँ, मुझे मालूम है कि पार्टी के सभी फैसले, सभी जो मशवरे होते हैं, अखिलेश यादव जी, चाहे वो एमएलसी जाना हो, चाहे वो राज्यसभा जाना हो, वो बगैर आजम खान साहब के एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो ये जो हैसियत है, लोग चाहते हैं कि वो हैसियत उनकी खत्म हो जाए। लेकिन जो उनका इज्जत सम्मान है, माननीय लालू जी भी लड़े, और संघर्ष में यही होता है। आपको आपने तारीख पढ़ी होगी कि नेताजी का जब जमाना था, जब उन्होंने पार्टी खड़ी करी, सालों साल जेलें काटी, बम बंदूकें चलती थी, इनकाउंटर का उनके ऊपर खतरा हुआ करता था। तो एक बुरा दौर देख के फिर एक 20-25 साल का अच्छा दौर आया, जिसमें कमजोरों का, मुसलमानों का, उनकी हैसियत सियासत में, उनकी हैसियत माशी तौर पे आगे बढ़ी। एक चीज ये है कि आजम खान बरी हो गए, लेकिन 27 को चुनाव होगा 2027 में। बरी होने के बाद उनकी जो रुकनीयत है, सदस्यता है विधानसभा की, वो कैसे बहाल होगी? उसके लिए क्या आप लोग करेंगे, कैसे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने इस पर बहुत साफ उन्होंने कहा है कि जो रुकनीयत है वो उनकी बरकरार की जाए। अब क्योंकि बहुत जल्दबाजी में सतीश महाना जी, जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, 48 घंटे में उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी। जी।
और सभी को मालूम था कि ये पूरा फौज केस है, सभी को मालूम था। अब वहां पर आकाश सक्सेना एक पुलिस द्वारा खड़ा किया हुआ आदमी, तो पुलिस का मुखबिर है, पुलिस का फेस है वो, उसको एमएलए बना दिया गया, जो कि गैर संवैधानिक चुनाव था। तो हम मांग करेंगे कि जब शीर्ष में हमारी पार्टी अदालत में जाएगी, हमें उम्मीद है कि अदालत से इस पर फैसला आएगा और जो इनकी मेंबरशिप है वो चुनाव नल एंड वाइड हो। और माननीय आजम खान साहब को विधानसभा में हम सभी लोग, पूरा उत्तर प्रदेश देखना चाहता है, क्योंकि इतने तजुर्बे वाले लोग जिन्होंने 3 दशक 4 दशक देखा हो, विधानसभा में माननीय अखिलेश यादव जी को जरूरत है कि एज सरपरस्त वो बहुत जल्द विधानसभा के अंदर आए। तो वो बहाली आप चाहते हैं कि फिर उपचुनाव चाहते हैं? पहले तो उपचुनाव, तो जाहिर सी बात है कि जो चुना हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव कराया है वो नल एंड वाइड होगा, वो तो कोर्ट आदेश करेगा। नहीं, कल एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का नोटिस गया है, असीम राजा जो उम्मीदवार थे इनके उसमें, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको आकाश सक्सेना को नोटिस जारी किया है कि आप हमें अगस्त तक जवाब दीजिए, क्योंकि तो इसको किस ये कानूनी जो पेचीदगी, क्या लग रहा है कि वो रुकनीयत उनकी जा सकती है? हमें तो पूरी उम्मीद है कि आजम खान साहब को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, और बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं कि जो भी लीगल फैसला होगा वो अदालत को फैसला करना है। आकाश सक्सेना को या समाजवादी पार्टी को फैसला नहीं करना है, फैसला क्योंकि अदालत में अपना इकबाल दिखाया है, हम इसी इकबाल की उम्मीद करते हैं कि आजम खान साहब वैसे लोग ये कह रहे हैं कि यह जो आर पार की लड़ाई अब समाजवादी कह रही है, दरअसल जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें झटका लगा है समाजवादी पार्टी को, और इसीलिए उसको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि 24 में मुसलमान जो है वो टूट कर कांग्रेस में चला जाए, तो इसलिए अब आजम खान को भी एक चेहरे के तौर पर लाए, क्योंकि पुराने लीडरों में कोई बचा नहीं। क्या ऐसा कुछ भी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी ताकत है बीजेपी आरएसएस के खिलाफ, वो कोई भी हमसे दुश्मनी करने वाला भी कहेगा कि समाजवादी पार्टी है। जो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा, जो उसकी ताकत बढ़ी, इवन नगर निकाय चुनाव में आप मुसलमानों के बारे में अगर बिलखुसूस बात करें तो सीए मूवमेंट हुआ, एंटी सीए मूवमेंट यूपी का, और इत्तेफाक से मैं उसका कन्वीनर था। लखनऊ की जो 19 दिसंबर की जो रैलियां हुई, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद 35 लोगों को पुलिस की गोलियों के निशाना बने, वो शहीद हुए। आपको मालूम है हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने उनके घर पे 5-5 लाख रुपए की मदद पहुंचाई। जिम्मेदारी हमारी तो नहीं थी। जितने भी दुख दर्द के इश्यूज जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादतियां हुई हैं, किसी भी तरह की एट्रोसिटीज है, समाजवादी पार्टी ने दलितों के साथ, बैकवर्ड्स के साथ जैसे खड़े हुए, उसी मिलिटेंसी के साथ समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी, ये मैं पार्टी को बचाव की बात नहीं कह रहा हूं। नहीं, बचाव की बात नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ मुसलमान नाराज है क्योंकि 95% 2022 में मुसलमानों ने वोट दिया, खुल करके दिया समाजवादी पार्टी को, और सीट जो 45-48 थी वो बढ़ करके पहुंच गई 111 और 111 जी, वहां तक पहुंच गई। लेकिन जब एमएलसी की बात आई तो फिर यादव जी को भेज दिया गया। आपकी मुस्लिम मतलब ये क्यों? आपकी गलतफहमी है, आपकी इन्फॉर्मेशन को मैं दुरुस्त कर दूं। बिल्कुल। जब एमएलसी को जाना था तो ये तय हुआ था कि एक राज्यसभा और एक एमएलसी मुसलमान जाएगा। पिछली बारी जो जिसमें कपिल सिब्बल साहब गए और आदरणीय जावेद अली खान साहब राज्यसभा के रुकन हुए, तो जावेद साहब गए। उसके बाद हमारे यहाँ 2 एमएलसी, एक पसमानदा से जास्मीन अंसारी साहब जो कि बहुत सीनियर इंसान है, उनका बहुत तजुर्बा है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। उसके बाद एक हमने बहुत ही यंग ब्लड सहारनपुर से शहनवाज साहब को एमएलसी बनाया, और इसमें आजम साहब का अप्रूवल था। जो एमएलसी जो चुने गए, 2022 की बात है, जो अभी जस्ट हालिया जो पिछला जो एमएलसी थे। तो कहने का मतलब कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी वर्गों, मतलब नाराजगी नहीं है कोई, सभी वर्गों जा रहा है कि समाजवादी, देखिए वो हमारे, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों को ईमानदारी से वो देख रहे हैं कि उनके सवालों पे अगर कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी खड़े। हमारी सरकार तो नहीं है, अब हमारी हुकूमत 2022 में बनी हुई। बार आप करें हमारी सरकार नहीं, हमारी सरकार थी तब भी तो कुछ नहीं, हमारी हुकूमत नहीं थी। 2012 से 17 तक क्या हुआ? 12 से 17 अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। 12 से 17 हुकूमत में आपने बहुत ही नजदीक से कवर किया था उत्तर प्रदेश को, लेकिन सभी जानते हैं कि जो शिक्षकों की भर्तियां हुई उर्दू टीचर्स की, माननीय नेताजी ने करी। नहीं, दंगे हुए 600 से ज्यादा। दंगे जो हुए, मुजफ्फरनगर में आज भी लोग कैंपों में, दंगे जो हुए उसमें मदद किसने करी?
दंगे क्या दंगे मदद की, लेकिन सजा नहीं दिलाई। नहीं दंगे सब अभी घूम रहे हैं, नहीं दंगे की फटाफट जो है सजा दे रहे हैं सबको, इनकाउंटर भी हो रहा है, लेकिन आपकी सरकार क्यों डरी हुई थी? दंगे बेशक समाजवादी पार्टी के दामन पे दाग थे। हमारे माननीय अखिलेश यादव ने खुद एक बात को कहा जी, बिल्कुल। और पूरे देश में जितने भी दंगे हुए अब तक के जो तारीख है उसमें समाजवादी पार्टी ने अगर किसी भी दंगे में रॉयट्स में किसी को रिहेबिलिटेशन में मदद मिली, चाहे जहां जहां से घूम के मदद गई, वो समाजवादी पार्टी ने ही करी। घर भी बनवाए सब, और हम उनके साथ खड़े हुए, उनके दुख दर्द में खड़े हुए। जहां तक बात लीगल मैटर है, मैं उस वक्त तर्जुमान नहीं था, मैं दूसरे दल में था, मुझे उस वक्त की इतनी बारीक चीजें नहीं मालूम है कि अदालत में जो चीज अदालत में चली जाती है वो अदालत के हाथ में है कि क्या सजा होती है। योगी के हाथ में सब है अब तो। नहीं, योगी जी अखिलेश के हाथ में क्यों नहीं था? योगी जी तो कानून को मानते ही नहीं, उस संविधान को मानते हैं। उनके लिए संविधान नहीं, उनके लिए कानून कोई चीज नहीं। अच्छा। वो जो कुछ कर रहे हैं आप देखिएगा कि आने वाले सालों में इस देश के सबसे नकारे चीफ मिनिस्टर साबित होंगे, क्योंकि आप कानून का संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो जो कुछ कर रहे हैं, चाहे वो बुलडोजर चला रहे हैं, क्या बुलडोजर चलाना कोई आईनी बात है? लोगों के घर को बर्बाद करना कोई आईनी बात है? क्या समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया कि मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी का एमएलए एमपी उसने किसी के साथ गलत किया हो? तो चाहे रिप्रेजेंटेशन का सवाल हो, चाहे उनके लिए यूनिवर्सिटियां बनाने का सवाल हो, वही वक्त था कि जब इंटीग्रल को, आज आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए परेशान हैं, हम सब लोग परेशान हैं, उसके लिए बहुत फिक्रमंद है कि उसके साथ कुछ अच्छा सलूक होना चाहिए, लेकिन वही मुलायम सिंह यादव जी थे जिन्होंने एक इंटीग्रल, एक कॉलेज था, उसको माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा देके हमने उसको यूनिवर्सिटी बनाया। वही एरा कॉलेज हुआ करता था जिसको हमने एक स्टेट यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी का दर्जा बना के उसको हमने बनाया। और आगे भी बहुत, शिबली कॉलेज को ऑफर था यूनिवर्सिटी बनाने का, वो नहीं हो पाया मैनेजमेंट से। माननीय आजम खान साहब का पूरी जिंदगी का सपना था, जो कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में जोड़ा था वो ये था कि मैं सर सैयद के रास्ते पे एक बड़ा काम कर दूं। सर सैयद साहब ने एमए कॉलेज बनाया था, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, लेकिन माननीय आजम खान साहब ने अपनी जिंदगी में, उन्होंने, आप उन्हें प्यार करें या नफरत करें, भारत के लोग में कोई भी हो, XYZ मुसलमान हो या कोई भी हो, लेकिन जो उन्होंने किया है मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा उत्तर प्रदेश में कर सकता। खैर, हम आजम खां की बात ही कर रहे हैं, और चूंकि आजम खां की बात आएगी तो सियासत की बात होगी, 2024 की भी बात होगी। आखिरी सवाल, क्या समाजवादी पार्टी एक इत्तेहाद करेगी 2024 के लिए, और वो कैसा होगा, क्या उसकी शक्ल सूरत होगी? मुमता साहब देखिए, ऐसा हमारे सब बड़ों का मानना है कि जिन जिन राज्यों में जिसकी जहां ताकत है, जब हम ये मानते हैं कि हमारा मुल्क, उसकी जमहूरियत हमारे हाथ से खसक रही है, सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे बर्बाद कर दिए गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सड़क पे बाहर निकल कर पीसी करना पड़ रहा है, पार्लियामेंट में क्या बचा है वो आपसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं जानता है। तो हमारा ये कहना है कि जिन राज्यों में, अगर बिहार में नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, लेफ्ट के लोग हैं, कांग्रेस से, तो वो वहाँ पे अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। वेस्ट बंगाल में ममता भी हैं, उनकी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी वोट शेयर है, वो वहाँ जिम्मेदारी ले कि बीजेपी RSS का रथ रोके। इसी तरह से माननीय अखिलेश यादव जी भी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जिम्मेदारी है वो हम लेने को तैयार है। तो मायावती क्या होगा? और मायावती जी, आप तो देख रहे हैं कि उनका जो धागा है, जो गृह मंत्रालय से चलता है, जितना वहां से छूट मिलती है वो उतना काम करते हैं। अब जो मुसलमानों की लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है, हमें आज से ही मालूम है कि जहां जहां हमारी बड़ी सीटें हैं, जहां से मुस्लिम नुमाइंदगी होती है, बहन जी वहीं से उतारने वाली है कि जिससे जो है उनकी जो मेंबरशिप है वो भी कम हो जाए। तो बीएसपी तो 2019 में खत्म हो चुकी थी। ये हमारे अखिलेश यादव जी, सदर साहब की, कौमी सदर साहब की बहुत दयानतदारी, माननीय काशीराम जी और नेताजी का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने कहा कि वो काशीराम जी का आंदोलन मरना नहीं चाहिए, एक आइडियल है उनके अंदर। तो लोहिया जी और तो फिर एक साथ क्यों नहीं अम्बेडकर जी का सपना। तो हमें लगता है कि बीएसपी जो है वो बीजेपी के लिए काम करेगी वहां पर, और कांग्रेस के साथ जाएगी, तो बीजेपी के साथ है वो। अगर वो नहीं होते तो 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार होती। जो मदद हमने 2019 में करी बीएसपी को, जिसके 0 MP MLA, क्यों कह रहे हैं वहां तो बीएसपी के तो एक भी सीट नहीं, एक सीट आई बस, हमारा क्यों कह रहे हैं? हमारा कहना है कि 2019 में 0 पे थी बीएसपी। हाँ बिल्कुल, राज्यसभा में, लोकसभा में भी अखिलेश यादव जी ने पहुंचाया। हम चाह रहे थे कि आप 22 में हमारी मदद करिएगा, जहां पे भी हो सकती है मदद,
लेकिन आप जानते हैं कि 89 सीट्स उत्तर प्रदेश में हम 150 से लेकर, आप नईम अहमद साहब ने शुरू कर दी नूरपुर, 150 से लेकर 5000 से हमारे हैं। और बीएसपी ने वही काम कि जहां पे समाजवादी की मदद करनी, हमने बूथ वाइज देखा है कि उन्होंने बीजेपी की मदद करी। तो योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री जी हैं। नहीं, वोट का बंटवारा तो अब मुसलमान हो, एससी हो, ओबीसी हो, आप सोचिए कि 22 में दलित वर्गों का वोट मिला अखिलेश यादव जी को। तो जैसे हमने जातिगत जनगणना पे हमने अपना काम बढ़ाया है, जैसे हमने प्रमोशन में रिजर्वेशन का पूरा मामला बढ़ाया है, एससी समाजवादी पार्टी से बहुत तेजी से जुड़ रहा है। और हम 1-to-1 सामना उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ पहली और आखिरी ताकत है, माननीय अखिलेश यादव जी की ताकत है, और हम लोग मिलिटेंट लेवल पे लड़ेंगे। और कांग्रेस को चाहिए, जो राष्ट्रीय पार्टी है, कि वो समाजवादी पार्टी की मदद करे वहां। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा अमीर जामई साहब, आपने जवाब दिया। तो ये थे हमारे साथ अमीर जामई साहब। हमने मोहम्मद आजम खान के सिलसिले में बात की और आपने सब सुना। इसके साथ ही हमने सियासत पे बात की कि 2024 में क्या होगा, वो भी आपने सुना। बहरहाल वक्त ही सब कुछ तय करेगा, हम सिर्फ अपनी फिक्र का इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।